नमस्कार। तो 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस लीगल एपिसोड में मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जी हां साथियों, आज फिर पेश खिदमत है जानकारियों से भरा एक एपिसोड, कानूनी जानकारी जो आपको सशक्त बनाती है और आपके जीवन को सरल बनाती है और आपको सफल होने का मंत्र बताती है। तो जी हाँ जनाब, आज एक बार फिर मैं विषय लेकर आया हूँ विदेशी छात्र, भारतीय शिक्षा व्यवस्था। जी हाँ, सीधे तौर पर भारत के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला। विदेश से कर डॉक्टर बनकर विदेशी डॉक्टर, बढ़िया होगा कि इस एपिसोड का नाम रखा जाए विदेशी डॉक्टर और देसी मरीज। तो जी हाँ जनाब, एक बार पुनः बात होगी विदेश से MBBS डिग्री लेकर लौटे छात्रों के बारे में। जी हाँ, बात होगी जो विदेश जाकर विदेशी डॉक्टर भी बनना चाहते हैं और भारत में आकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, देसी मरीजों का इलाज करना चाहते हैं। जी हाँ, बात होगी जो अभी वहाँ अध्ययनरत हैं उनके भी कानूनी हक और हुकूक के। इस एपिसोड का जो बैकग्राउंड है, ये एपिसोड जो लाना पड़ रहा है, उसके पीछे वही मसला है जो कोरोना के टाइम में आपने देखा कि एक लंबा संघर्ष चला यूक्रेन में। जो भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं उनके अधिकारों का लेके वहाँ युद्ध के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाए। फिलीपींस से कुछ छात्र लौटे जो अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाए। चाइना में भी बहुत सारे भारतीय छात्र फंस गए कोरोना के काल में और उनका भविष्य न इधर का रहा और न उधर का रहा। अपने पिछले एपिसोड में इन विषयों पर बड़ी विस्तार से मैंने बात की है। तो अगर आपने अब तक 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन पुराने वीडियो को देखें अगर आपकी इस विषय में रुचि है या अन्य कानूनी विषय में। और जी हाँ जनाब, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए नए एपिसोड की जानकारी समय से उपलब्ध हो जाए। तो जी हाँ जनाब, जो विषय है वो आप जानते हैं कि जब विदेश से आप MBBS का डिग्री लेकर भारत लौटते हैं या भारत लौटना चाहते हैं, यहाँ सरकारी नौकरी में आप जाना चाहते हैं या आप यहाँ पे एज इंडिपेंडेंट डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, उसके दौर से आपको गुजरना पड़ता है। अब स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की जानकारी तो आप सभी लोगों को है, जैसे ही आप विदेश जाते हैं। अब पुरानी बात हो चुकी है, इसलिए लोग इसके बारे में जानते हैं। अब इस एपिसोड में हम जो बात करने जा रहे हैं कि क्या स्क्रीनिंग एग्जाम MBBS करके लौटे हर भारतीय छात्र को या IPO इंडियन रेजिडेंट एब्रॉड को जो भारत में प्रैक्टिस करना चाहता है बैठने की इजाज़त देता है? पहला सवाल। इसके बैठने के भी अपने कुछ मापदंड हैं, कुछ एलिजिबिलिटी हैं। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ आप अगर डिग्री लेकर आ गए तो स्वतः ही आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, और जब आप बैठ ही नहीं पाएंगे तो पास और फेल होना तो दूर की बात है जनाब। और आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है, भारतीय मरीजों के इलाज करने का सपना है, वह अधर में लटक जाएगा। तो सबसे पहले इस एपिसोड में हम समझेंगे कि किनको स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने की इजाज़त होती है और किनको नहीं होती। जो दूसरी बात हम इस एपिसोड में समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे वह है कि क्या इस स्क्रीन टेस्ट से क्या कोई ऐसा रास्ता है
कि इस स्क्रीन टेस्ट में बैठे बिना ही मैं अपनी प्रैक्टिस भारत में शुरू कर सकूं, क्योंकि विदेश से जो छात्र MBBS करके लौटे होते हैं उनके सामने इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने का एक बड़ा सवाल होता है। लाखों करोड़ों कोचिंग्स, उनसे लाखों करोड़ों की फीस इस एग्ज़ाम में पास कराने, इसकी तैयारी कराने के नाम पर वसूलते हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो विषय में और विदेशी पढ़ाई में और भारतीय इस स्क्रीनिंग टेस्ट के पाठ्यक्रम में अंतर होने के कारण इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इन सारी परेशानियों से, इन सारी दुश्वारियों से, इन सारी मर्ज़ों से मैं आप डॉक्टर भाइयों को कैसे बचा सकता हूं, इसी की बात इस एपिसोड में मैं करने जा रहा हूं। तो अगर आप अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो आइए हम बताएंगे आपको कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट के मर्ज से कैसे बचा जा सकता है। क्या भारत में बिना स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किए हुए भी डॉक्टर बना जा सकता है? सवाल नंबर 1 तो मेरा जवाब है हाँ, बना जा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कैसे, तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आइए हम कुछ इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन बैठ सकता है और कौन बैठ ही नहीं सकता, और कौन बिना बैठे ही भारत में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। इन 3 सवालों का जवाब मैं इस एपिसोड के अंत में दूंगा। पहले आइए कुछ और बुनियादी बातें हम इसमें कर लेते हैं। मसलन उन छात्रों से जो विदेश में पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं, आने वाले दिनों में प्लानिंग कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वही हो जो फिलीपींस से लौटे छात्रों के साथ हुआ, जो चाइना से लौटे छात्रों के साथ हुआ, या जो यूक्रेन से लौटे छात्रों के साथ हुआ। अगर इन दुश्वारियों से, इन परेशानियों से आप बचना चाहते हैं जनाब, तो आपको निम्न बातों का ख्याल रखना होगा। If you want to avoid the problems of the students who have completed the MBBS degree from abroad, especially from China, Philippines and Ukraine, you have to keep following points in mind. What are those important points? सबसे पहले जो आप दाखिला लें तो आप यह सुनिश्चित करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में, जिस देश में दाखिला ले रहे हैं, वह संस्थान, वह यूनिवर्सिटी इंडियन मिशन एब्रॉड, जो भारतीय दूतावास हैं, उनकी लिस्ट में, उनके द्वारा रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में शामिल है या नहीं है। इसकी लिस्ट आपको NMC के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, NMC या भारतीय मिशन, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, वो रिकमेंड करते हैं सिर्फ, वो उनको किसी तरह का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं देते। एक तरह का रिकमेंडेशन है। यह रिकमेंडेशन जो भारतीय मेडिकल शिक्षा पद्धति है और जो उस विदेशी संस्थान की शिक्षा पद्धति है, मीन्स कोर्स, मीन्स कंटेंट, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, मीन्स इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स, उसके समतुल्य होती है, उसकी बराबरी करती है। इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द NMC, which is also being followed by these foreign institutions abroad, and on that basis a list has been developed or prepared by the NMC on the recommendation of Indian mission abroad. It is highly desirable, rather it is essential to see that the institution in which you are applying for the study of MBBS is there in this list of recommended institution. यह सलाह हुई उन भारतीय युवाओं के लिए जो विदेश में जाकर विदेशी पढ़ाई कर भारत में आकर लोगों को
ठीक करना चाहते हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना चाहते हैं। देखिए, 2018 का जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद भारत में यह आवश्यक कर दिया गया, यह बिल्कुल आवश्यक है कि अब जो भी भारतीय छात्र 2018 के बाद विदेश में शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटेगा और भारत में प्रैक्टिस करना चाहेगा तो उसको स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। जैसा कि मैंने इस एपिसोड में कहा है आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट की प्रक्रिया से कैसे बचा जा सकता है। जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस रिकमेंडेड लिस्ट में इस इंस्टीट्यूशन के होने के बावजूद आप टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा या करना चाहिए कि आप सीधे उस इंस्टीट्यूट से जहां आप दाखिला लेने की सोच रहे हैं उनसे उनके कंटेंट, उनसे उनके कोर्स ड्यूरेशन, उनसे उनके इंटर्नशिप इत्यादि चीज़ों के बारे में जानकारी ले लें और आप यह सुनिश्चित करें कि यह भारतीय मानकों के अनुसार है और तभी आप वहाँ पे दाखिला लें। एक चीज़ और जो यहाँ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाहे आप भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं या भारत से बाहर जाकर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, नीट तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहता है कि नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास नहीं है और आप विदेश में जाकर MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं, तो मेरे मित्र, मेरे भाई, इस झांसे में ना पड़ें। आपको यहाँ वहाँ एडमिशन शायद मिल जाए, डिग्री भी शायद मिल जाए, लेकिन बिना नेट क्वालिफाई किए क्योंकि आपने पढ़ाई की है तो इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जब आप भारत लौटेंगे आपको बैठने की ही इजाज़त नहीं होगी और बिना नेट, बिना स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किए आप भारत में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, आपका रजिस्ट्रेशन एज ए डॉक्टर संभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा था कि स्क्रीनिंग टेस्ट की यह एलिजिबिलिटी नॉर्म आप ध्यान रखें कि नेट तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, इसलिए इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस एपिसोड में। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो एक अलग से वीडियो बनाकर हम इस प्रक्रिया के बारे में भी बात कर लेंगे। 15/3/2002 के बाद भारत में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रक्रिया से हर विदेशी छात्र को जो बाहर से पढ़ के आया है उसको गुजरना ही पड़ेगा। मैंने यह भी बता दिया उसके और भी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट आप तभी दे पाएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट आप तभी दे पाएंगे जब आपने एडमिशन से पहले नीट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किया हो और फिर विदेश में जाकर मेडिकल की शिक्षा पूर्ण की हो और दूसरी अन्य सारी शर्तों को मीन्स कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप इत्यादि को पूरा करते हैं, तभी आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठ पाएंगे। जी हाँ जनाब, तो आइए मैं बताता हूँ पहला टिप कि आप बिना स्क्रीनिंग टेस्ट के कैसे भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी शिक्षा फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 15 मार्च 2002 से पहले पूरी की है तो आपको इस स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने के लिए इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वह यह है
कि मई 2018 के बाद नीट का क्वालिफाई करना आपका विदेश में भी भारतीय MBBS की डिग्री मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आवश्यक है और आपका यह पासिंग सर्टिफिकेट ही आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा इस स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने के लिए एज पर द रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एक्ट 1997। जो नीट का रिज़ल्ट है आपका वो 3 साल के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नीट इस साल क्वालिफाई किया और आप इस साल दाखिला नहीं ले पाए या आपका कहीं नहीं हो पाया तो आपको अगले साल फिर नीट देने की ज़रूरत है। यह नीट का क्वालिफ़िकेशन आने वाले 3 वर्षों के लिए वैलिड है। पास करने के बाद इन 3 वर्षों के भीतर आप कहीं भी किसी विदेशी संस्थान में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब जो दूसरा मुख्य सवाल था, जो आपकी जिज्ञासा है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस स्क्रीनिंग टेस्ट से कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ, मैंने वादा किया है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इसके लिए 2-3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर पहला, अगर आपने MBBS की पढ़ाई अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री ऑस्ट्रेलिया, नोट कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एवं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है तो आप सीधे आकर इंडियन मेडिकल काउंसिल या स्टेट मेडिकल काउंसिल में बतौर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इस स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा क्राइटेरिया है इसका कि चलिए आपने MBBS की पढ़ाई भारत में की है और PG की पढ़ाई आपने बाहर की है, तो इस हालात में भी इस PG क्वालिफ़िकेशन के कारण आपको वहाँ से लौट कर आने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसके इतर एक स्थिति और हो जाती है कि आपने MBBS तो बाहर के संस्थान से की है, यस इट इज़ अज्यूम्ड कि यू आर नीट क्वालिफाइड। अब आपने साथ में PG भी कर लिया है। अगर आपने PG कर लिया है, फिर कहाँ से आपने सपोज कीजिए कि MBBS की पढ़ाई यूक्रेन से करी, फिलीपींस से करी, चाइना से करी, लेकिन PG की पढ़ाई आपने फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर कर ली तो आपको इस स्क्रीनिंग टेस्ट से फिर छूट मिल सकती है। जी हाँ जनाब, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने MBBS की पढ़ाई अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन की पढ़ाई विदेश के किसी संस्थान से की है, लेकिन फिर आप PG जाकर उन्हीं देशों से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कर लेते हैं और जिस संस्थान से करते हैं उस संस्थान की डिग्री उस देश में आपको बतौर मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करने की इजाज़त देती है, अर्थात आपका इनरोलमेंट संभव है, तो उसी आधार पर हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी बिना स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठे आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस या सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थात इंडियन मेडिकल काउंसिल या स्टेट मेडिकल काउंसिल के तहत बतौर डॉक्टर आप अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा सकते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ। बताना मत भूलिएगा यह जानकारी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। थैंक यू।